तो आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का ये जो है तीसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर जो सॉल्यूशन है उसके बारे में हम आप लोगों को बताए हुए हैं। दूसरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स है क्या? तो काइनेटिक्स का मतलब होता है चलते रहना। यहाँ पे क्या होगा कि जब दो चीज़ का रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो घटता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे यूज होगा। जो प्रतिकारक है वो आपस में रिएक्शन करके धीरे धीरे खत्म होगा और प्रतिफल क्या होगा, बनना शुरू होगा। तो बनना शुरू होगा तो धीरे धीरे इसका मात्रा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर चीजें हैं वो डायनामिक है, मोशन में है, कोई चीज रुक नहीं रहा, इसलिए इसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पढ़ना है वो है रासायनिक अभिक्रिया की दर, जिसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं और शॉर्ट में हम इसको ROR बोलेंगे। अभी के बाद से हम रासायनिक अभिक्रिया की दर नहीं बोल के शॉर्ट में उसको हम ROR बोलेंगे। और ROR अगर मैं बोलता हूँ तो इसको सीधा समझ लेना है रासायनिक अभिक्रिया की दर। अब रासायनिक अभिक्रिया की दर किस अभिक्रिया का निकालें? तो देखिए तीन ढंग का रासायनिक अभिक्रिया होता है। पहला तो वो रासायनिक अभिक्रिया होता है जो बहुत स्लो होता है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। आपके पेट के अंदर जो खाना पचता है उसके पचने का भी रेट बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत स्लो होता है। तो अगर कोई चीज़ बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो उसका दर निकालने का कोई मतलब नहीं होता है। उसी तरह से अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से तो मतलब कि आंख बंद डब्बा गए, आंख बंद किए और तुरंत खत्म हो गया रिएक्शन, तो इस ढंग के भी रिएक्शन का रेट आप नहीं निकाल सकते हो। इस तरह के भी रासायनिक अभिक्रिया का दर आप नहीं निकाल सकते। तो फिर बच गया एक रासायनिक अभिक्रिया जिसको मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। मीन्स जो रिएक्शन ना काफी तेज हो रहा है ना काफी स्लो हो रहा है, एक बीच के रास्ता पे जा रहा है, मध्यम वर्ग में जा रहा है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया की दर को हम लोग निकालेंगे। अब जैसे बहुत स्लो होने का मैंने बताया कि डाइजेशन ऑफ फूड है या रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये सब प्रोसेस बहुत स्लो है। बहुत फास्ट कौन सा है? बहुत फास्ट वो रासायनिक अभिक्रिया होता है जो आयनों के बीच में बनता है। जैसे Na+Cl- है, उसको आप मिलाओगे तो फास्ट रिएक्शन NaCl बन जाएगा, तो फिर उसका रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल सकते हो। तो हम लोग जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे वो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया का निकालेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया मॉडरेट रेट पे होता है, मध्यम दर पे होता है। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया की दर किसको कहते हैं? तो कहता है कि प्रतिफल और प्रतिकारक के सांद्रता में परिवर्तन की दर को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। मैंने क्या कहा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो प्रतिकारक जो होता है उसका सांद्रता धीरे धीरे घटती है और प्रतिफल की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती है। मतलब दोनों की सांद्रता बदलती रहती है, चाहे घटे या बढ़े, सांद्रता क्या होने लगता है, बदलने लगता है। लेकिन वो सांद्रता कितनी तेजी से बदल रहा है, इसी को जानने का हम लोग जो तरीका है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ROR कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रतिफल और प्रतिकारक के सांद्रता में परिवर्तन की दर को ROR कहते हैं। अब इसको पॉज करके उतारिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करिए कि एक रासायनिक अभिक्रिया है 2A+3B = 4C। अब इसका ROR निकालने का क्या तरीका है? इसका ROR निकालने का तरीका है -1/2। ये जो अस्टियोमेट्रिक कांस्टेंट है इसको बाय में लिखना है, 1 बाय कर देना है। जैसे यहाँ पर जब लिखेंगे तो 1/3 होगा, यहाँ पर जब लिखेंगे तो 1/4 होगा, 1/2 हो गया। और ये जो डेल्टा हमेशा क्या होता है, चेंज को बताता है, परिवर्तन को बताता है। डेल्टा कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो उसका मतलब परिवर्तन समझना है, परिवर्तन। और कैपिटल ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या होता है, सांद्रता। कैपिटल में जब भी लिखोगे तो वो सांद्रता को परिवर्तन सूचित करता है। तो किसकी सांद्रता? A के सांद्रता में परिवर्तन अपने टाइम में परिवर्तन। टाइम शुरू कहाँ हुआ, टाइम खत्म कहाँ हुआ, बीच का जो टाइम होगा वो टाइम का परिवर्तन है, तो उसको डेल्टा कहते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा किसके बराबर, 1/3 फिर डेल्टा B
बटे डेल्टा टी, और ये बराबर हो जाएगा 1/4 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। यहाँ पर जो कैपिटल ब्रैकेट है, मैं बार बार कर रहा हूँ, कैपिटल ब्रैकेट का मतलब हो गया सांद्रता, यानी ए सी के सांद्रता में परिवर्तन, यहाँ हो गया बी के सांद्रता में परिवर्तन, ये हो गया ए के सांद्रता में परिवर्तन। अब प्रश्न रहा कि यहाँ पे मैंने माइनस लगाया, दो जगह मैंने माइनस लगाया, यहाँ पे माइनस नहीं लगाया। माइनस लगाने का मतलब हुआ कि घट रहा है। देखिए आप ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, प्रतिकारक है, और सी क्या है, प्रतिफल है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो प्रतिकारक का जो सांद्रता होता है वो क्या होता है, घटते रहता है, इसलिए घटने के साइन को हम लोग क्या दिए यहाँ पे, नेगेटिव। लेकिन जो प्रतिफल है वो बढ़ते रहता है, और बढ़ने का मतलब होता है प्लस, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस साइन दिया। तो इसको आपको बढ़िया समझ लीजिए। आप देखिए दूसरा रिएक्शन एक है A इज इक्वल टू 2B, एक दूसरा रिएक्शन लिखिए, A इज इक्वल टू A प्लस 2B इज इक्वल टू 3C। अब अगर इसका ROR आपको निकालने के लिए बोले, इसका ROR निकालने के लिए बोले, तो फिर क्या होगा, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ जो स्टेटिक कांस्टेंट है वो क्या है, 1, तो लिखेंगे 1/1 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बटे डेल्टा टी बराबर -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B बाय डेल्टा टी, और इज इक्वल टू 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C बटे टाइम। तो इस तरह से आप इस रेट ऑफ कोई भी रिएक्शन अगर दिया रहेगा तो उस रिएक्शन के रेट को आप बड़ा आसानी से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पहले पॉज करके इसको उतारिए, फिर मैं देखिए अब यहाँ पर एक है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। डिसअपियर का मतलब क्या हो जाता है, गायब हो जाना। आपका जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, आपका जो प्रतिकारक है वो धीरे धीरे क्या होता है, गायब होने लगता है। तो उसके गायब होने का दर क्या है, वो कितना तेजी से गायब हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है, ए और बी है, तो हम लिखेंगे ROD। ROD का मतलब हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस, किसका, ऑफ ए किस रेट से डिसअपियर होगा। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ए, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, ए की बात कर रहा हूँ। तो ये होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी। यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर ROR निकालते तो -1/2, यहाँ पर क्या लगाते -1/2, लेकिन जब ROD निकाल रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो एस्टिमेटेड कांस्टेंट को यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है। उसी तरह से ROD ऑफ B इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा B बाय डेल्टा T, ठीक है। और एक होता है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयर कौन हो रहा है, अपीयर हो रहा है हमेशा प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, और इसको हम ROA लिखेंगे, ROA रेट ऑफ अपीयरेंस। यहाँ पे कौन अपीयर हो रहा है, C, यही प्रतिफल है, यही अपीयर हो रहा होगा, तो इसमें लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C बाय डेल्टा T। तो इस तरह से आप रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल सकते हो और रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाल सकते हो। पॉज करके इसको उतारिए, फिर हाँ बोलिए। यूनिट ऑफ ROR मींस रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा। देखिए जब रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे हम, ROR लिख रहे थे, तो उसमें क्या लिख रहे थे, ऊपर में लिख रहे थे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, और बाय नीचे क्या लिख रहे थे, T, और यहाँ पे क्या लगा रहे थे, एस्टिमेटेड कांस्टेंट सपोज A। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, सांद्रता है। सांद्रता का क्या यूनिट होता है, मोल पर लीटर, और नीचे क्या है, टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको माइनस लिखने का मतलब पर होता है, माइनस पावर
इसको माइनस, पढ़ेंगे क्या इसको, मोल पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन लिखेंगे मोल, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, मोल पर लीटर पर सेकेंड, जैसे आपको लिखना होगा वैसे ही लिखिए। उसी तरह से ROD यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यहां भी क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, अब बाय नीचे क्या था, डेल्टा टी। तो चूंकि ये सांद्रता ही है तो सांद्रता का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, और नीचे टाइम सेकेंड, यानी हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। और उसी तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस का भी सेम ही यूनिट होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस सारे का यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर, पॉज करके अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है नीचे दिए गए समीकरण का एवरेज ROR निकालिए, मैंने रेट ऑफ रिएक्शन आपको इस रिएक्शन का निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब हम निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, -1/4, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया बाय डेल्टा टी, बराबर -1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय डेल्टा टी, बराबर 1/4 change in concentration of NO by delta T बराबर 1/6 into change in concentration of water by delta T। तो ये हो गया, ठीक है, इसको पॉज करते हो। यहीं पे अगर ROA रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है तो रेट ऑफ अपीयरेंस किसका होगा, इस दोनों का होगा, क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस हर हमेशा किसका निकलता है, प्रोडक्ट का निकलता है। तो प्रोडक्ट में आइए क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये हो गया ROA ऑफ NO। उसी तरह से ROA ऑफ H2O अगर लिखना पड़ेगा तो इसको लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O बाय डेल्टा टी। इसको पॉज करके उतारिए फटाफट। अब अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालना तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय डेल्टा टी। उसी तरह से अगर ROD ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बटे डेल्टा टी। तो इस तरह से आपको अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो उसका ROR निकाल सकते हो, उसका ROD निकाल सकते हो, उसका ROA निकाल सकते हो। तो ये था। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए, उसको हम लोग प्रैक्टिस करके बनाएंगे, तब तक पॉज कर। अब एक रिएक्शन दिया हुआ है H2 + 3H2 = 2NH3। NH3 मतलब अमोनिया होता है। क्वेश्चन है NH3 के निर्माण के दरमियान 2 मोल नाइट्रोजन 1 मिनट में डिसअपीयर होता है। 2 मोल नाइट्रोजन 1 मिनट में डिसअपीयर होता है। तो आपको निकालना है पहले ROR मैंने रेट ऑफ रिएक्शन, फिर ROD ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, फिर ROD ऑफ नाइट्रोजन निकालना और ROA ऑफ अमोनिया निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ROR = क्या होगा, जरा देखिए, -डेल्टा N2 बाय डेल्टा T। पहले बताइए, माइनस नाइट्रोजन कितना डिसअपीयर हो रहा है, 2 मोल, तो हो जाएगा -2। अब बटे टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट। 1 मिनट नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा -1/30 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका ROR।
अब ROR निकालिए इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। ROR निकालना है किसके टर्म में? हाइड्रोजन के टर्म में। तो क्या होगा? -1/3 H2 अपॉन डेल्टा T। और ROR दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? -1/30 इज इक्वल टू -1/3। और ये हमको नहीं दिया हुआ डेल्टा H2 बाय डेल्टा -2 -3 से 30 काटिएगा, डेल हो जाएगा। ये कर दिया 1/10 इज इक्वल टू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। और डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T क्या कहलाएगा? तो डेल्टा H2 बाय डेल्टा T दिस इज कॉल्ड, इसको हम लिखेंगे 0.1 इज इक्वल टू, इसको कहेंगे ROD ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि अगर ROD हाइड्रोजन का निकालने के लिए कहते हैं, ROD हाइड्रोजन का निकालने के लिए करते तो क्या करते? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन क्या लिखते? टाइम। यही तो लिखते ना। तो इस पूरे के बदले हम लोग क्या लिख देंगे? ROD किसका? हाइड्रोजन का। तो ROD ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 0.1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। कॉस का टू डायरेक्ट। अब देखिए, हमको अमोनिया का निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो रेट ऑफ अपीयरेंस निकालने पहले या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालने पहले हम लोग शुरू कहाँ से होंगे? ROR से। क्योंकि हमको ROR के अलावा कुछ दिया नहीं है। अमोनिया के बारे में तो कुछ ही नहीं बोल रहा, सिर्फ बोल रहा है किसके बारे में? कि नाइट्रोजन 1 मिनट में डिसअपियर, 2 मोल नाइट्रोजन 1 मिनट में डिसअपियर, बाकी तो कुछ बोल नहीं रहा। तो जब कभी भी हम अमोनिया का अपीयरेंस निकालेंगे या ये हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस शुरू करेंगे तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? ROR से करेंगे। ROR आपको दिया हुआ था, कितना था? 1/30 इज इक्वल टू 1/2 अमोनिया डेल्टा NH3 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। इसको काट देते हैं, कितना हो गया? और 1/15 इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T। एंड व्हाट इज डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T इज कॉल्ड? डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T को क्या बोलेंगे हम लोग? हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया कितना हो गया? 1/15 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। बात रहा कि ROD ऑफ नाइट्रोजन, तो ROD ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालेंगे तो ये ROR के बराबर हो गए हम, क्योंकि ROR जो होगा वो क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अब बटे डेल्टा T। और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बटे डेल्टा T को ही क्या कहते हैं? ROA कहते हैं। यानी नाइट्रोजन का ROA और ROR दोनों सेम होगा। याद रखिएगा, वैसा रिएक्टेंट या वैसा प्रोडक्ट जिसका स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट 1 हो, उसका ROR और उसका ROD या ROA दोनों क्या होगा? सेम होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट 1 है, इसलिए इसका ROR और ROD रेट ऑफ डिसअपियरेंस दोनों क्या होगा? सेम होगा। समझ में आ गया? कॉस करके होता है थीटा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ना सबसे पहले तो आप बताइए होता है कि खुद बनाने का कोशिश करिए। चलिए कोशिश करिए पहले बनाने का, फिर मैं देखता हूँ इसको। ये देखिए, हमें निकालना क्या है? ROR दिया हुआ हमको क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। तो जो दिया हुआ है वहीं से शुरू करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ROA ऑफ NO2 इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। ठीक है। और दिया हुआ ये रेट ऑफ अपीयरेंस कितना आया? NO2 का 2 मोल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 इज इक्वल टू, सॉरी इसको आप ROR से चलिए, ROR से चलिए। ROR किसके टर्म में निकालेंगे? तो जिसका अपीयरेंस और डिपियरेंस दिया हुआ, किसका? NO2 के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। तो ये हो जाएगा 1/4 रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय डेल्टा T। और ROR
इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। और ये क्या है, ये है ROA ऑफ NO2, ठीक है। तो हम इसको ROA ऑफ NO2 लिखेंगे, और ROA ऑफ NO2 कितना दिया होगा 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2, यानी ROR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये पहला आंसर आपका आ गया, पहला का आंसर। अब दूसरा निकालना ROE ऑफ N2O5। तो फिर हम कहां से शुरू करेंगे, ROR से ही शुरू करेंगे, ROR से ही करेंगे। पहले इसको पॉज करके आप मिटाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पॉज करिए जल्दी। तो ROR निकालिए, ROR निकालिए इन टर्म्स ऑफ N2O5 के टर्म्स में। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो ROR इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो हम लिख देते हैं ROD ऑफ N2O5, ठीक है। ROR ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाले थे हम लोग ROD 0.5 माइनस इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस है 1/2 को क्या लिखेंगे 0.5 ROD ऑफ N2O5, 0.5 दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा ROD ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर पर सेकंड। चलिए पॉज करके उतारते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस ROR मींस ROR मींस रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ त्वरित, तुरंत, मींस अभी क्या। ये भी हम पूछ रहे हैं कि रिएक्शन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, इतना बड़ा टाइम नहीं देखेंगे। हो सकता है रिएक्शन होने में 15 मिनट लगे, तो 15 मिनट हम नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि 10 बजे रिएक्शन शुरू हुआ तो 10:02 में क्या है, 10:03 में क्या रिएक्शन है। हमको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर ROR निकालना है, किसी निश्चित समय पे जो प्रतिक्रिया की दर होगी, उस प्रतिक्रिया की दर को हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। यानी किसी निश्चित समय पर किसी अभिक्रिया की दर को इंस्टेंटेनियस ROR कहते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न उठता है कि किसी निश्चित समय पे क्यों बात हो रही है, पूरे रिएक्शन की क्यों नहीं बात हो रही है। तो देखिए शुरू में क्या होता है कि जो प्रतिकारक होता है, प्रतिकारक का सांद्रता बहुत ज्यादा होता है शुरू में, और प्रतिकारक के सांद्रता जब ज्यादा होगा तो उसके मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा टकराएंगे। यानी जो नंबर ऑफ कोलिजन होगा, जो नंबर ऑफ धक्का लगने की संख्या जो होगी, जो धक्कों की संख्या होगी वो ज्यादा होगा। यानी हम मान लो कि इस रूम में 50 बच्चे हैं, सारे दौड़ रहे हैं, तो उस दोनों में धक्का होने की चांसेस क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। और धक्का जब होगा मतलब दोनों जब मिलेगा तो अभिक्रिया होगी, तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा अभिक्रिया होगी। तो शुरू में क्या होता है कि प्रतिकारक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए धक्का होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए प्रतिक्रिया का दर क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे प्रतिक्रिया की दर क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि पूरे रिएक्शन होने के दरमियान हर एक समय प्रतिक्रिया की दर सेम नहीं होती है, अलग अलग समय पे अलग अलग प्रतिक्रिया की दर होती है। इसीलिए किसी निश्चित समय पे जो प्रतिक्रिया की दर होगी वो प्रतिक्रिया की दर को हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस ROR कहेंगे।
अब जैसे सपोज करो कि एक रिएक्शन है 2A + 3B = 4C। अब इसका इंस्टेंटेनियस ROR अगर निकालना है तो लिखेंगे -1/2 और यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा A VA/dt। ठीक है, मैं समझाता हूँ इस D का क्या मतलब है। ये हो जाएगा -1/3 डेल्टा B/डेल्टा T बराबर हो जाएगा 1/4 डेल्टा DC/dt। ये देखिए यहाँ मैंने डेल्टा यूज नहीं किया, D यूज किया। एंड D ऑलवेज स्टैंड फॉर स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल मतलब D जो है छोटा चीज को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स आप सपोज करो कि मैंने पूछा कि 10:01 पे क्या प्रतिक्रिया की दर हो गई, तो हम बोले और आप हमको बताइएगा इसमें कितना टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। और जब टाइम ही कम लगेगा तो ऑब्वियसली जो सांद्रता है उसमें परिवर्तन जो होगा वो बहुत कम होगा। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत कम परिवर्तन हो रहा है A की सांद्रता में, और कम के लिए हर हमेशा क्या हम सूचित करते हैं, D लिखते हैं। ये D आप जब कैलकुलस पढ़ोगे वहां आपको बेटर समझ में आएगा D का मतलब। इस चैप्टर में भी मैं आगे बढ़ूंगा तो D के बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी यहाँ D का मतलब सिर्फ समझ लेना है कि छोटा। यानी ये D का मतलब हुआ A के सांद्रता में बहुत कम परिवर्तन, A के सांद्रता में बहुत कम परिवर्तन, टाइम में बहुत कम परिवर्तन। उसी तरह से B के सांद्रता में बहुत कम परिवर्तन, टाइम में बहुत कम परिवर्तन। उसी तरह से C के सांद्रता में बहुत कम परिवर्तन, टाइम में कम परिवर्तन। तो इस तरह से जो निकालिएगा दिस इज कॉल्ड ROR इंस्टेंटेनियस। मींस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होगी उस दर को हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे। पॉज करके इसको उतारिए। अब देखिए इंस्टेंटेनियस ROR का अगर ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करना शुरू करें, ग्राफ से हम दिखाने का कोशिश करें तो कैसा ग्राफ इसका होगा। तो देखिए इसके दो अलग अलग ग्राफ होंगे। पहला तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, टाइम इन सेकंड। टाइम को हम लोग लिखेंगे सेकंड पे। इधर में हम प्रतिकारक का सांद्रता, प्रतिकारक का सांद्रता में। अब क्या होता है जरा बताइए, समझिए। शुरू में प्रतिकारक बहुत ज्यादा होता है और जैसे जैसे टाइम बीतता है प्रतिकारक का जो सांद्रता है वो क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो इसका ग्राफ यूं चलेगा, लास्ट में ये पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होने का देखो, कोई भी पैरेलल हो जाने का मतलब क्या हुआ कि अब इसके रेट ऑफ रिएक्शन ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, जस्ट सीधा आते जाते रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तुम कहोगे कि रासायनिक अभिक्रिया तो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अगर रासायनिक अभिक्रिया खत्म हो जाए तो उस समय जो होगा प्रतिक्रिया की दर जो होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि प्रतिक्रिया हो ही नहीं रही तो उसकी दर क्या। लेकिन आप याद रखिएगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया, आगे पैरेलल दिखा दिया, समानांतर दिखा दिया। मतलब ना अब ये घटेगा ना अब ये इससे बढ़ेगा, ये साम्यता का सिचुएशन आ गया। साम्यता माने इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब ना बढ़ना है ना घटना है। उसी तरह से अगर हम प्रतिफल का देखेंगे, इधर टाइम लिखते हैं इन सेकंड और इधर में हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट, प्रतिफल का सांद्रता। ये क्या होता है, बढ़ता है, यानी 0 से शुरू होगा और धीरे धीरे बढ़ते ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसके पैरेलल होने का भी मतलब क्या हो गया कि अब ये रिएक्शन का रेट में घटेगा ना बढ़ेगा, मतलब ये भी कहाँ पे पहुंच गया, साम्यता पे पहुंच गया। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस ROR का ग्राफ आप इस ढंग से दिखा सकते हैं। ये ग्राफ प्रतिकारक के टर्म में है और ये जो है प्रतिफल के टर्म में है। बस आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि लैंग्वेज कंप्लीट मेरा हिंदी में नहीं था, लेकिन आप बुक को साथ में
में रखोगे तो आपको समझने में सहूलियत होगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके पास आएंगे। टिल दैट बाय।